13 जून 2025, एक तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई है। एक ऐसी सुबह जब पूरी दुनिया की निगाहें मध्य पूर्व पर टिक गईं। इस दिन मध्य पूर्व सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि एक नई वास्तविकता के साथ जागता है। आसमान में विस्फोटों की चमक और जेट विमानों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। शहरों की नींद छिन गई है और हर कोना अनिश्चितता से भर गया है। इजराइल और ईरान के बीच वर्षों से चल रहा छिपा हुआ संघर्ष अब खुलकर सामने आ गया है। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बन गया है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत की है, एक ऐसा सैन्य अभियान जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अभूतपूर्व हमलों की श्रृंखला लेकर आया है। इन हमलों की तीव्रता और सटीकता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्तब्ध है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व शक्तियां आपातकालीन बैठकों में जुट गई हैं, लेकिन घटनाएं इतनी तेजी से घट रही हैं कि किसी के पास ठोस जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू राष्ट्र को संबोधित करते हैं, अपने नागरिकों को आने वाले कठिन दिनों के लिए तैयार रहने की चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि यह लड़ाई अस्तित्व की है और हर नागरिक को सतर्क रहना होगा। इजरायली सैन्य कमांड सेंटर में हलचल है। अधिकारी रणनीति बना रहे हैं, सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। उनका मानना है कि परमाणु हथियारों से लैस ईरान का खतरा भविष्य में और बड़ा हो सकता है, इसलिए वे अभी निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं। ईरान में हालात और भी भयावह हैं। प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकाने मलबे में तब्दील हो चुके हैं। सायरन की आवाजें, धुएं के गुबार और अफरा तफरी हर जगह है। अजेयता का भ्रम टूट चुका है और आम नागरिकों के मन में डर घर कर गया है। इस हमले ने ईरानी समाज को गहरे तक झकझोर दिया है। लोग सदमे में हैं और सरकार बदला लेने की कसम खा रही है। मनोवैज्ञानिक झटका शारीरिक विनाश जितना ही गहरा है। अब प्रतिरोध का नाजुक संतुलन पूरी तरह से टूट चुका है। सीमाओं पर सैनिक तैनात हैं और पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। यह सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं रही। अब पूरा मध्य पूर्व एक नए अनिश्चित युग में प्रवेश कर चुका है। लाखों लोगों के लिए अब सवाल यह नहीं है कि क्या होगा अगर, बल्कि यह है कि आगे क्या होगा। हर परिवार, हर समुदाय, हर देश इस नए संकट के असर को महसूस कर रहा है। पहला हमला हो चुका है। एक खतरनाक, अनिश्चित और ऐतिहासिक नया अध्याय शुरू हो गया है। अब पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है कि यह युद्ध किस दिशा में जाएगा। ऑपरेशन राइजिंग लाइन आधुनिक युद्ध की दुनिया में एक ऐसी उत्कृष्ट कृति थी जिसे इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि रणनीति, तकनीक और साहस का अद्भुत संगम था। हर कदम को बेहद सावधानी और बारीकी से योजनाबद्ध किया गया था ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश न रहे। महीनों की तैयारी, गुप्त बैठकों और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल ने इस ऑपरेशन को संभव बनाया। जब हमला शुरू हुआ तो उसकी बेरहमी और सटीकता ने सबको चौंका दिया। हर बम, हर मिसाइल अपने लक्ष्य पर सटीकता से गिराई गई। लगभग 200 इजरायली जेट, जिनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ F-35 भी शामिल थे, ईरान की वायु सीमा में गहराई तक घुस गए। नटांज, फोर्डो, अराक और खुर्माबाद जैसे महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों को बंकर बस्टिंग बमों से निशाना बनाया गया, जिससे वहां भारी तबाही मच गई। जमीन पर मोसाद के एजेंटों ने ईरान के बुनियादी ढांचे को तोड़ने का जिम्मा संभाला। उन्होंने बिजली आपूर्ति बाधित की, संचार लाइनों को काटा और दुश्मन की तैयारियों को कमजोर कर दिया। इजरायली हमले के दौरान हवाई रक्षा को पूरी तरह अंधा कर दिया गया, जिससे जेट विमानों को न्यूनतम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ईरानी सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ऑपरेशन का असली मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 1 दशक या उससे भी ज्यादा समय के लिए पीछे धकेलना था। हर टारगेट को सोच समझकर चुना गया था। इजराइल की यह दुस्साहसिक कार्रवाई मध्य पूर्व में युद्ध के नियमों को फिर से परिभाषित करती है। तेहरान और पूरी दुनिया को एक स्पष्ट और भयावह संदेश भेजा गया कि इजराइल अपने दुश्मनों को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऑपरेशन की पहली लहर को ऐतिहासिक सफलता घोषित किया, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि यह सिर्फ शुरुआत है। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। ऑपरेशन राइजिंग लायन ने अपने दांत और पंजे पूरी दुनिया को दिखा दिए हैं, और यह सिर्फ एक चेतावनी थी। ऑपरेशन राइजिंग लायन की असली प्रतिभा लोगों पर उसके ध्यान में थी, न कि केवल सुविधाओं पर। सटीक हमले ईरान के सैन्य नेतृत्व का सिर काट देते हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि शीर्ष IRGC कमांडर मारे गए हैं, जिससे शासन की प्रतिक्रिया पंगु हो गई है। साथ ही मोसाद प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाता है, जिससे दशकों का अपूरणीय ज्ञान मिट जाता है। उद्देश्य विशेषज्ञता का एक शून्य बनाना, जिससे किसी भी परमाणु पुनर्निर्माण को धीमा और अनिश्चित बनाना। डर और संदेह अब ईरान के अभिजात वर्ग को जकड़ रहा है।
क्योंकि शासन ठीक होने के लिए संघर्ष कर रहा है। इजराइल का संदेश स्पष्ट है, कोई भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। युद्ध जितना शारीरिक है उतना ही मनोवैज्ञानिक भी है। ईरान का जवाब तुरंत आता है। इजराइल पर 100 से अधिक ड्रोनों का एक अथक झुंड। हमला इजराइल के आयरन डोम और संबद्ध सुरक्षा प्रणालियों को अभिभूत करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन अधिकांश ड्रोन इजरायली और अमेरिकी सेना द्वारा इंटरसेप्ट किए जाते हैं। आकाश एक घातक शतरंज बन जाता है, प्रत्येक इंटरसेप्शन एक बढ़ते संघर्ष में एक छोटी जीत। ईरान के नेता कठोर प्रतिशोध की कसम खाते हैं, अमेरिकी ठिकानों को धमकी देते हैं और वैश्विक भागीदारी के लिए दांव बढ़ाते हैं। ड्रोन हमला सिर्फ शुरुआत है, बैलिस्टिक मिसाइलें और प्रॉक्सी हमले आसन्न हैं। ईरान की रणनीति इजराइल और उसके सहयोगियों को अस्थिर रखना और संघर्ष का अंतरराष्ट्रीयकरण करना। क्षेत्र एक लंबे अप्रत्याशित युद्ध के लिए तैयार है। तूफान अभी शुरू ही हुआ है। इजराइल का निर्णय वर्षों से बन रहा था, जो एक विनाशकारी आईएईए रिपोर्ट से शुरू हुआ था, जिसने ईरान के यूरेनियम संवर्धन को हथियार ग्रेड के करीब होने की पुष्टि की थी। रिपोर्ट ने व्यवस्थित उल्लंघनों और धोखे का खुलासा किया, जिससे कूटनीति की उम्मीदें टूट गईं। इजराइल के लिए एक परमाणु ईरान एक अस्तित्वगत खतरा है, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेतन्याहू की सरकार ने युद्ध को विनाश का एकमात्र विकल्प देखा। हमले को पूर्व खाली आत्मरक्षा के रूप में तैयार किया गया है। असफल प्रतिबंधों और कूटनीति के बाद अंतिम उपाय। इजराइल ने निष्कर्ष निकाला, यदि दुनिया कार्य नहीं करेगी तो उसे अकेले कार्य करना होगा। लाल रेखा आसमान में नहीं, बल्कि ईरान की गुप्त प्रयोगशालाओं में पार की गई थी। विकल्प, आज एक कठिन युद्ध या कल एक विनाशकारी। हमलों के तुरंत बाद वैश्विक बाजारों में भारी उथल-पुथल मच जाती है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। स्टॉक मार्केट में गिरावट का सिलसिला शुरू हो जाता है और निवेशकों में घबराहट फैल जाती है। क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण एयरलाइन कंपनियां अपनी उड़ानों के रूट बदलने को मजबूर हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा होती है और वैश्विक सप्लाई चेन पर भी असर पड़ता है। व्यापारिक गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ जाता है। दुनिया को एक बार फिर यह एहसास होता है कि एक क्षेत्रीय युद्ध किस तरह रातों रात वैश्विक आर्थिक संकट को जन्म दे सकता है। शेयर बाजारों में भारी उतार चढ़ाव, मुद्रा की अस्थिरता और निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगता है। आम लोगों की नौकरियों और बचत पर भी इसका सीधा असर पड़ता है, जिससे अनिश्चितता और डर का माहौल बन जाता है। कूटनीतिक प्रयास लगभग ठप हो जाते हैं। ओमान में चल रही गुप्त अमेरिकी ईरान वार्ता अचानक रुक जाती है और बातचीत की जगह अब धमकियों और सैन्य ताकत की भाषा ले लेती है। राजनयिक चैनल बंद हो जाते हैं और विश्वास की जगह अविश्वास ले लेता है। वॉशिंगटन और यूरोप के नेता हालात को काबू में करने के लिए लगातार बैठकें करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें सीमित साबित होती हैं। वे तनाव को कम करने और युद्ध के फैलाव को रोकने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उनके नियंत्रण से बाहर जाती दिखती है। इजराइल की एकतरफा सैन्य कार्रवाई उसके पश्चिमी सहयोगियों को मुश्किल में डाल देती है। वे सुरक्षा समर्थन और एक बड़े युद्ध को टालने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। सहयोगी देशों के बीच मतभेद उभरने लगते हैं और वैश्विक गठबंधन की एकता पर सवाल उठने लगते हैं। यह हमला अमेरिकी शक्ति की सीमाओं और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की नाजुकता को उजागर करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी मतभेद गहराते हैं और वैश्विक नेतृत्व की कमी महसूस होने लगती है। इन घटनाओं की असली कीमत, आर्थिक और राजनयिक, अभी सामने आनी बाकी है। आने वाले हफ्तों और महीनों में दुनिया को इसका असर और गहराई से महसूस होगा और यह तय करेगा कि वैश्विक व्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ेगी। दुनिया की प्रतिक्रिया तेज और विभाजित है। अमेरिका सार्वजनिक रूप से ऑपरेशन से खुद को दूर करता है, लेकिन इजराइल की सुरक्षा के लिए समर्थन की पुष्टि करता है। यूरोप तनाव कम करने का आह्वान करता है, एकतरफा कार्रवाई की निंदा करता है, जबकि शरणार्थी संकट और क्षेत्रीय अस्थिरता का डर है। खाड़ी अरब राज्य सतर्क बयान जारी करते हैं, ईरान की हार से निजी तौर पर राहत महसूस करते हैं। ईरान के सहयोगी जैसे इराक और सीरिया हमलों को आक्रामकता के रूप में निंदा करते हैं। रूस और चीन इजराइल की निंदा करते हैं, पश्चिमी देशों को वृद्धि के लिए दोषी ठहराते हैं। संयुक्त राष्ट्र विभाजन से पंगु है। अब राजनयिक नहीं बल्कि जनरल क्षेत्र के भाग्य को आकार देते हैं। दुनिया देखती है, लेकिन एकता कहीं नहीं मिलती। छाया युद्ध खत्म हो गया है, खुला संघर्ष नई वास्तविकता है। ईरान घायल लेकिन अटूट एक लंबे घर्षण युद्ध के लिए तैयार है। बैलिस्टिक मिसाइलें, प्रॉक्सी मिलिशिया और गुप्त परमाणु कार्य। हिजबुल्लाह, हौथी और शिया मिलिशिया जल्द ही इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं।
जिससे संघर्ष की पहुंच बढ़ जाएगी। इजराइल को लगातार हमलों के लिए तैयार रहना होगा, मिसाइल रक्षा और पूर्व खाली हमलों पर भरोसा करना होगा। जो क्या इजराइल ने अपना भविष्य सुरक्षित किया या एक बहुमोर्चे वाले युद्ध को ट्रिगर किया जिसे वह जीत नहीं सकता? कूटनीति मर चुकी है, विश्वास वाष्पित हो गया है। अमेरिका और वैश्विक शक्तियां केवल प्रभाव को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकती हैं। प्रत्येक कार्रवाई अब वृद्धि का जोखिम उठाती है। हिंसा का चक्र निर्धारित है। भविष्य को मिसाइलों में मापा जाता है, संधियों में नहीं। 13 जून 2025 ऑपरेशन राइजिंग लायन मध्य पूर्व के लिए एक मोड़ का प्रतीक है। इजराइल के जुए ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तोड़ दिया है, लेकिन अनियंत्रित ताकतों को उजागर किया है। बाजारों में अराजकता है, कूटनीति जमी हुई है और क्षेत्र व्यापक युद्ध के कगार पर है। प्रतिशोध का ईरान का वादा वास्तविक है, मिसाइलों और प्रॉक्सी द्वारा समर्थित। विश्व व्यवस्था संतुलन में लटकी हुई है, नियंत्रण टकराव में बदल गया है। सवाल, क्या इजराइल के हमले ने परमाणु खतरे को समाप्त कर दिया या एक गहरे युग को प्रज्वलित किया? मध्य पूर्व का इतिहास उन युद्धों से भरा है जिनका उद्देश्य शांति लाना था। कुछ ही ऐसा करते हैं। जैसे ही धूल जमती है, हमें पूछना चाहिए, क्या यह अंत है या सिर्फ शुरुआत?